पे आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 घटना चक्र। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक हो चुका है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बाकी सब ये चारों प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा उसे मैं स्किप कर दूंगी, आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शेखर एक जीवनी कृति है। शेखर एक जीवनी कृति है, क्या हो जाएगा? उपन्यास। उपन्यास ऑप्शन हो जाएंगे ए। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद व तात्यायन अज्ञे जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अज्ञे जी के अन्य कृतियाँ हैं नदी के दीप, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाँक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि किसका है? तो हो जाएगा अज्ञे जी का हो जाएगा। कौन का सा है एक बार फिर से देखते हैं। नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी के बाँक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि किसका है? तो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो कि इंग्लिश से पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चॉइसिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पोएम दिए गए हैं, शायद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है, क्या हो जाएगा? पंकज बिष्ट का। पंकज बिष्ट का इंग्लिश से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन दरवाज़ा के लेखक पंकज बिष्ट जी हैं। लेकिन दरवाज़ा के लेखक कौन है? तो पंकज बिष्ट जी हैं। पंकज बिष्ट हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, समालोचक हैं। इनकी चर्चित रचनाएँ हैं उस चिड़िया का नाम, उस चिड़िया का नाम, गोलू और भोलू, हिंदी का पक्ष, शब्दों के घर, कुछ शब्द कुछ जवाब, कुछ सवाल कुछ जवाब, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, ये किसकी है? यह पंकज बिष्ट जी का रचनाएं हैं। पत्रकारिता जो है ये किसका है? पत्रकार जो है, कहानीकार, उपन्यासकार और समालोचक है। इनकी चर्चित रचनाएं हैं उस चिड़िया का नाम, गोलू और भोलू, हिंदी का पक्ष, शब्दों के घर, कुछ सवाल कुछ जवाब, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, यह सब पंकज बिष्ट का रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से, देख लीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट लो द क्वेश्चन। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है, शेक्सपियर के कई नाटकों में नाटक की शैली की परवाह किए बिना मूर्ख पात्रों या हास्य पात्रों को हमेशा शामिल किया गया है। यह शेक्सपियर के नाटकों में एक मूर्ख चरित्र के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि सामान्य मूर्ख केवल कॉमेडी में दिखाई देते हैं। उन्हें मूर्ख या विदूषक कहा जाता है क्योंकि उनके पात्र एक आधुनिक विदूषक के समान है। उनमें सामान्य ज्ञान की कमी है और वे नाटक से अलग थलग हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश से हैं, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, और इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? मजदूर वर्ग की दयनीय दशा के चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो हुआ है वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में छायावाद युग के रचनाकार हैं। किस युग के हैं? तो छायावाद युग के हैं। निराला जी ने मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण वह तोड़ती पत्थर कविता में किया है। निराला की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ क्या क्या है? तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका, अनीमा, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, सरोज स्मृति, जूही की कली, बादल राग आदि है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का रचना क्या क्या है? तो अनामिका हो गया, परिमल, गीतिका, अनीमा, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, सरोज स्मृति, जूही की कली, बादल राग, यह सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता तो ये सभी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहेंगी। नेक्स्ट है इंग्लिश से है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था? जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था? तो हो जाएगा सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत महाकाव्य का सिंहल द्वीप से है। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में हुई है। अवधी भाषा में की गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, 12 टीयर्स एंड स्वीट। दिस लाइन बिलोंग टू, यहाँ क्या फिल होगा तो फॉर्मल रजिस्टर, फॉर्मल या फिर एकेडमिक रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है, यह हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है तो भोला पासवान शास्त्री के द्वारा लिखित वृत्तांत है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज राइटिंग इन, इसका आंसर होगा ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। ऑप्शन हो जाएंगे डी। इसके बारे में दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। योर लविंगली का प्रयोग सामान्यतः अनौपचारिक व मैत्रिक पत्रों में किया जाता है। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है, क्या की है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा की रचना विष्णु प्रभाकर ने किया है। यह जीवनी विद्या की रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ क्या क्या है तो ढलती रात, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, हत्या के बाद, न प्रभात, संघर्ष के बाद, धरती अभी घूम रही है, पंखहीन आदि किसकी रचना है, यह शरत चंद्र जी की है। एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या किनकी कृतियां हैं तो ढलती रात, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, हत्या के बाद, न प्रभात, संघर्ष के बाद, धरती अभी घूम रही है, पंखहीन, यह सब किसका है तो शरत चंद्र जी की है। एक किसकी है, एक मिनट रुक जाइएगा, यह सब जो है विष्णु प्रभाकर ने किया है। विष्णु प्रभाकर ने ये सब की रचना की है, विष्णु प्रभाकर ने, ध्यान रखेंगे विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह क्या रहेगा मौजूद मिलेगा। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा तो गानपन मौजूद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% गानपन मौजूद मिलेगा, अर्थात रिक्त स्थान पर गानपन होगा। गानपन का अर्थ होता है गाने से मिलने वाली मिठास और आनंद, अर्थात गाने का तरीका जिसे सुनकर लोग आनंदित हो जाए। नेक्स्ट है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ट्रांसलेशन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा डू यू हैव फेथ इन रीबर्थ। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है। कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है, यह हो जाएगा शिवराज भूषण इनकी रचना है, छत्रसाल इनकी रचना है, शिवा बावनी इनकी रचना, जबकि कुशल विलास यह इनकी रचना नहीं है। महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिकाल के कवि देव ने भव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टाम, जाति विलास तथा कुशल विलास जैसी रचनाओं का सृजन किया है। रीतिकाल के कवि देव ने किसका निर्माण किया तो भव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टायाम, जाति विलास तथा कुशल विलास जैसी रचनाओं का सृजन किसने किया है, यह किया है कवि देव ने। जबकि शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक यह किसकी है तो भूषण की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह अगे के कौन से सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह अगे जो हैं ये कौन से सप्तक के कवि हैं तो यह हो जाएगा दूसरा सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के अन्य कवि कौन कौन हैं तो रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद सिंह, संकुत माथुर जो कि महिला हैं, हरि नारायण व्यास आदि हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, दूसरे सप्तक के अन्य कवि कौन कौन है तो रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, संकुत माथुर, हरि नारायण व्यास आदि हैं। अज्ञेय जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन सा है तो तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न।
पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है? पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है वेनी संहार। वेनी संहार। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के सफल पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो वेनी संहार है, बाल विवाह है, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश से पूछा गया, देख सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर इज द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन हो जाएंगे डी। सी रोट लेटर में ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है। ए लेटर क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश से ही है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? इस महाद्वीप का नाम दिया था पैंजिया। महाद्वीप का नाम पैंजिया और वही महासागर का नाम क्या दिया था? पैंथालासा। पैंजिया महाद्वीप था और इसके चारों तरफ पानी भरे हुए थे। उस महासागर का नाम क्या दिया था? तो पैंथालासा नाम दिया था। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ दिया जाए तो पैंथालासा ही होगा। जब पैंजिया दो भागों में टूट गया तो ऊपरी वाला भाग को कहने लगे लारेसिया और निचले वाले भाग को क्या कहने लगे? गोंडवाना लैंड। भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। बीच में जो पानी भर गया उस सागर को कहते हैं, उस सागर का निर्माण हुआ उस सागर को कहते हैं टेथिस सागर। आज जो हिमालय देख रहे हैं वह टेथिस सागर में ही वो स्थित है। टेथिस सागर की जगह पर आज का हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है विश्व के 7 महाद्वीपों के विखंडन के पूर्व पृथ्वी एक विशाल अखंड स्थलखंड था जिसे वेगनर ने पैंजिया का नाम दिया। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया के विभाजन से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड लारेसिया को कहा जाता है और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। आज उत्तरी वाले देश देख रहे हैं वो सब किसका भाग है? तो अंगारा लैंड का है। और दक्षिणी वाले जो देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ले लीजिए, अफ्रीका को ले लीजिए, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन हो जाएंगे सी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी जिसके तहत दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था। यरवदा जेल में फिर कौन मिलने आए थे? पता ही है, भीमराव अंबेडकर मिलने आए थे और पूना पैक्ट हुआ था। यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र यह है ओसाका। क्या है? ओसाका। जापान की सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है। कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था? बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त करवाया था? अली मर्दान को। अली मर्दान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैकुवाद जो कि गुलाम वंश का कैमूर्स भी दिया रहता है, कहीं कहीं कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? तो उसको बेटा आराम शाह बना था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और जिसके साथ वह उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने ही की थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाई थी? तो यह बनाई थी लाहौर को। स्थापना कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, खास करके गुलाम वंश की स्थापना, दास वंश की स्थापना, मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 1210 में इसके चौगान खेलते समय लाहौर में ही मृत्यु हो गई थी और इसका मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में ही है। कुतुब मीनार के इसने नींव डाली थी। ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है, इसका निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इतनी पॉइंट ध्यान रखेंगे। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासक चलते रहता है। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश रहता है। वही 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। 1320 से लेकर के 1414 तक गुलाम वंश का शासक नहीं, 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से लेकर 1414 वर्ष तक
रहता है तुगलक वंश का शासन, तुगलक वंश का। 1414 से लेकर के 1451 तक रहता है सैयद वंश का शासनकाल। वही 1451 से लेकर के 1526 तक किसका शासन रहता है? क्या रहता है? लोदी वंश का, लोदी वंश का। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ध्यान रखेंगे। टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, आप लोग को पता भी होगा। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। सर्वाधिक शासन करता है तुगलक वंश, सर्वाधिक शासन जो रहता है तुगलक वंश का रहता है। अभी हमने बताया था 1320 से लेकर के 1414 तक शासन करता है। और सबसे कम शासन रहता है किसका? तो यह खिलजी वंश का रहता है, मात्र 30 वर्ष, 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। ध्यान रखेंगे इतनी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? खिजराबाद कर दिया गया चित्तौड़ का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के पश्चात उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन सल्तनत कालीन खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने धारण की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी ने। और बहुत सारे काम करवाए थे, जैसे कि हुलिया प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, यह सब किसने चालू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार पत्ती लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही दिया गया है? लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में की गई थी। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो यह 22 होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। वही बात की जाए प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। और प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? तो ओनली लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखेंगे, जॉन मथाई के नेतृत्व में प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही दिया गया है? अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है। अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है, यह सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के संबंध में सही कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यह गलत दिया गया है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, यह भी गलत है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं, बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्य की संख्या अधिकतम 17 हो सकती है, जिसमें अधिकतम 13 सदस्य बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के 4 सह सदस्य हो सकते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। सीली भवन प्रक्रिया चट्टान के निर्माण से संबंधित है। चट्टान के निर्माण से सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। पृथ्वी की सतह की शैलें विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है, जिनका जिनकी विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के कारण ये शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सीली भवन कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, ये सब है। जबकि कृषि विपणन नहीं है। कृषि विपणन भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। भारत सरकार द्वारा गांव में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 2005-06 में भारत निर्माण योजना को चलाया गया। इसके 6 घटक थे। क्या क्या हैं? 6 घटक हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। कब चलाया गया है? तो 2005-06 में भारत निर्माण योजना को चलाया गया है। इसके 6 घटक हैं। कौन कौन सा है? तो पेयजल है, सड़क है, विद्युतीकरण है। पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई हेतु जल, आवास और संचार। एक बार फिर से, पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई हेतु जल, आवास और संचार है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? किसे आप खंडित चर मानेंगे? खंडित चर एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को आप खंडित चर मानेंगे। खंडित या असतत चर उस चर को कहते हैं जिसकी संख्या या मूल निश्चित होते हैं तथा मान पूर्णांक में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है।
दिए गए विकल्पों में संयुक्त अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में है और इसका मुख्यालय कौन है? तो जिनेवा में है। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए किसने कहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा था, लेकिन खुद इसका सदस्य नहीं बना था। नेक्स्ट है, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन था? तो यह हो जाएगा खफी खां। कौन था? खफी खां। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद उल लुबाब के लेखक खफी खां हैं। खफी खां का वास्तविक नाम मोहम्मद हाशिम था। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत कोई संकल्प राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है। अर्थव्यवस्था का विकास सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, जबकि शेष सभी विकल्प सामंतवाद के रचनात्मक पक्ष हैं, जैसे कृषि का विस्तार, कृषि दासता का उदय, जनसंख्या की वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई है? तो उगाई गई ईख। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। बहुलवाद वह विचारधारा है जो राज्य के विभिन्न संगठनों को किसी सबल और मजबूत संगठन के साथ जुड़ने और उसके साथ रहकर अपनी पहचान बनाने का समर्थन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिले में, सुरकोटदा, कालीबंगा, यह सब कहाँ किससे संबंधित है? तो यह सब संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, जबकि अहाड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी ही है। सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, राजस्थान में है। यहाँ पे वही बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये का मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये को मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो रुपये का मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। रुपये का मूल्यह्रास का अर्थ है डॉलर के संबंध में रुपया कम मूल्यवान हो गया है। निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है कृषि भूगोल, जबकि समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, जैव भूगोल यह सब संबंधित है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, यह होता है राष्ट्रपति। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। राज्यसभा के सभापति और उपसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और सभापति होने का ही उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं, सभापति के पद का वेतन दिया जाता है। समग्र पूर्ति निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सभी क्या है, सही है। समग्र पूर्ति निर्भर करती है कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, लागत के स्तर पर। समग्र पूर्ति का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। समग्र पूर्ति कीमत स्तर पर, लागत स्तर पर और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। समग्र पूर्ति कीमत स्तर पर, लागत स्तर पर और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। यदि देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। ध्यातव्य है कि रुपये के अवमूल्यन का तात्पर्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में रुपये का विनिमय दर कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यह नहीं कहा था बेरूवारी यूनियनवाद में। बेरूवारी यूनियनवाद ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद ने कहा था कि प्रस्तावना जो है यह उच्चतम न्यायालय का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बेरूवारी बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। देखिए, ध्यान रखिएगा, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। पुनः SR बोम्बई वाद में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? क्या लागू की गई थी? फरवरी 2000 में लागू की गई थी। भारत की पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में लागू की गई थी। भारत की पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में लागू की गई थी। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो यह फरवरी 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति फरवरी 2000 में दिया गया है और भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में दिया गया है, लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किस देशों से अंगीकार किए गए? संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से स्वीकार किया गया है, अंगीकार किया गया है? यह हो जाएगा ब्रिटेन एवं USA से। संसदीय लोकतंत्र लिया गया है ब्रिटेन से, न्यायिक सर्वोच्चता USA से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान लिया गया है। जैसे संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। आयरलैंड से लिया गया है नीति निरपेक्षता और भी मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से ही। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कांतित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कांतित चट्टानों का उदाहरण नहीं है जब पट्टितास्मी, स्लेट और साइनाइट इसका उदाहरण है, जबकि हैलाइट जो है यह इसका उदाहरण नहीं है। हैलाइट कांतित चट्टान नहीं। हैलाइट को रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है, यह साल्ट का एक प्रकार है। हैलाइट को रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है, यह साल्ट का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता? यह नहीं करता है तो जेलेनिक महोदय राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है बोरा। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में तापमान तथा वायुदाब के अंतर के कारण चलने वाली पवनों का स्थानीय पवन कहते हैं क्योंकि ये पवनें क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती हैं। इस स्थलीय पवनों को कुछ गर्म होती है तो कुछ शीतल पवनें होती हैं। इस शीतल पवनों में बोरा, बिलीवॉल, मिस्टर, विली आदि है। विली ऑस्ट्रेलिया, जबकि हरमटन, सिराको और जोड़ा आदि गर्म पवन है। हरमटन, सिरोको और जोड़ा क्या है? गर्म पवन है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? अत्यंत नूतन नहीं है, जबकि अति नूतन, पुनः नूतन और अल्प नूतन है। अत्यंत नूतन नहीं है। यह चतुर्थ कल्प का एक युग है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर
और इनको निर्वासित किया गया था रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह भी थे। ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के विरोध स्वरूप वर्ष 1857 में मेरठ से प्रारंभ होने वाली क्रांति 1857 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा जो है दिल्ली में है, लेकिन वो खाली है। इनका मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। इनका मेन मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है, लेकिन अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में, जो कि अभी खाली है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? क्या हो जाएगा? महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बांध परियोजना कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो यूएस के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर यह आधारित है। डेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? यह हो जाएगा ग्रीस, यूनान। डेकान के कानून का संबंध ग्रीस की सभ्यता से है। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप, जब अफ्रीका का मानचित्र आप लोग देखेंगे तो ए वाले जो मार्ग है इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसे खोजा था बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तर मानसा अंतरिप भी कहा जाता है, खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, जो एक पुर्तगाली था। इसी से होकर के वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? तो 17 मई, कहीं 20 मई 1798 को वास्को डी गामा भारत आया था। कालीकट के बंदरगाह पर जमोरिन स्वागत किया था। नेक्स्ट है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो कथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो T1 - T2 न्यूमेरिकल है, देख लेंगे आप लोग। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्व का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अविन्यास पर आश्रित नहीं होता। यही क्या है? सही दिया गया। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अविन्यास पर आश्रित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वे राशियाँ जिनके निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया। यह कम ताप पर होती है। यह संलयन का अभिलक्षण नहीं है, जबकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? तो सूर्य, तारा तथा हाइड्रोजन बम में होती है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। यहाँ पे देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से होता है तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेडल ने कितने विपर्याप्त विशेषक चयनित किए थे? विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। यह किए थे 7। कितने? 7। मटर के पौधों के अध्ययन के दौरान मेडल ने 7 विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। उल्लेखनीय है कि ग्रेगर जॉन मेडल ने उद्यान मटर पर किए गए अनुसंधान के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों का विभवांतर V = 50 ± 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें प्रवाहित धारा इतना दिया गया है, इतना एम्पियर है। तो चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो यह हो जाएगा 6%। इसे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए, सॉल्व भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल का ही है। एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉडुलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉडुलित तरंग की आवृत्ति होगी, यह हो जाएगा WM।
देखिए इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। अभिक्रिया को संतुलित करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो अल्फा कण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में दिया गया है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो XY जो क्रोमोसोम होते हैं ये किस में होते हैं, यह होता है पुरुषों में, और XX किस में होता है, तो यह होता है महिलाओं में। XX के मिलने के कारण फीमेल की उत्पत्ति होती है, और XY के उत्पन्न होने से क्या होता है, यह होता है पुरुष का उत्पत्ति। ध्यान रखेंगे, महिलाएं XX और पुरुष XY। मानव जाति में XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। यह लिंग गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अर्थात स्त्री में यह लिंग गुणसूत्र XX प्रकार का होते हैं तथा पुरुषों में XY का होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। यह जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध में। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहंस की दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होती है। कहाँ से? इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहंस दीपिका के कौन से कोशिका, बीटा कोशिका से स्रावित होती है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता होने पर मधुमेह रोग होता है, मधुमेह शुगर की बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि फोटोन की तरंगदैर्ध्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन की संवेग का मान होगा, इसका मान होगा 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी, तो हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल कॉम्बर्ट ने किया था और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रेव्स ने किया था। ये मशीनें कटाई मशीनें हैं जो म्यूल की कटाई का कार्य करती है। नेक्स्ट है, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में हो, असंपीडित द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात होगा, जिसका दिया गया है 2:1। चलिए इसके सॉल्व को देख लेते हैं। जब कोई द्रव किसी नली में बहता है तो द्रव का वेग नली के क्षेत्रफल के विपरीत समानुपाती होता है। अतः प्रश्नानुसार जब नली के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो द्रव के वेग का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 होगा। नेक्स्ट है, पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन है। पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, यह हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टेट एल्बुमिन। ट्रांसजेनिक तकनीक से विकसित प्रथम गाय रोजी है। ट्रांसजेनिक तकनीक पराजीनी से विकसित प्रथम गाय कौन सी है, तो रोजी है, जिसके दूध में मानव अल्फा लैक्टेट एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध का पीलापन केसिन के कारण होता है, केसिन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि थीटा = AL⁴ K⁴ उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे, तो यह हो जाएगा वर्धमान। देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेवल ज़्यादा हाई था उसका, इसका कुछ सही लग रहा है। आप लोग को लेवल कैसा लग रहा है बताइएगा। बिहार पुलिस का लेवल आप लोग देखे होंगे और बिहार दरोगा में किसका लेवल आप लोग को सही लगता है बताइएगा कमेंट करके। डीएनए के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी जीव के जीन या गुणसूत्र की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। किसी जीव के जीन या गुणसूत्र की संख्या या संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के जनक कौन है, तो ह्यूगो डी ब्रिज हैं।
मेटल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो 3:1 के रूप में। मेटल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का अनुपात 3:1 होता है। 3:1। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती? देख लीजिए कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है फिनाइल पायरुविक अम्ल। फिनाइल पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र उत्सर्जित अम्ल फिनाइल पायरुविक अम्ल है। फेनिल कीटोन्यूरिया या फेनिल कीटोन में एक प्रकार का वंशागत रोग है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेनिल एलानिन 1/2 को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसमें रुधिर में फेनिल एलानिन की वृद्धि हो जाती है। 2/2 कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल एलानिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र से निकलने लगता है। इसे एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान 5.31 × 10⁻³ ग्राम है। 5.31 × 10⁻23 ग्राम है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.31 × 10⁻23 ग्राम होता है। ग्रहों के गति के केपलर के नियमानुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। देखिए ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रह की कक्षा क्या होती है? तो दीर्घवृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है। सूर्य की परिक्रमा के समय जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। सूर्य की परिक्रमा के समय जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, अर्थात किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ग्रहों का प्रतिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ध्यान रखेंगे। सूर्य और पृथ्वी की मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो एपिसाइड लाइन भी कहते हैं, एपिसाइड लाइन कहा जाता है। बामर श्रेणी व लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात होता है तो 27/5। नेक्स्ट है, इसी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है लैक प्रचोलिक बना है। लैक प्रचालिक ऑपरेरॉन बना है एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जिन से, एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक से। नेक्स्ट है किसी वस्तु का ताप 10 मिनट है, न्यूमेरिकल, इसे देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसी को सॉल्व किया गया है। न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे जो बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। उसी को सॉल्व किया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? यह किया था इमैनुअल कांट ने। निहारिका प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन इमैनुअल कांट ने किया था। इस परिकल्पना के अनुसार केंद्रापसारित बल के प्रयास से एक तप्त और गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिसके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं छल्लों में से एक थी। जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है, उसकी दिशा एक दिशीय 5 से 3। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, सही दिया गया है। हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि गलत है। हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, ये सभी सही दिए गए हैं।
हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से है। जब CO2 व CH4 जैसी गैसें सूर्य के अवरक्त किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अतः वायुमंडल में हरितगृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। इन गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारकों से होता है, जिसमें मानवीय कारक का योगदान सर्वाधिक होता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना का प्रतिपादन जोसेफ फोरियर ने किया था। एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान है क्या हो जाएगा 8 × 10⁻6 वेबर। सॉल्व किया गया है, देख सकते हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया। एक कक्षक में उपस्थित e⁻⁻ के वेग मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग और ऊर्जा की गणना संभव है। यह परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा अणु के बनाने की क्षमता को नहीं समझा जा सका। परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु का एक सरल मॉडल प्रस्तुत किया। उसने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में स्थिर ऊर्जा वाले चक्कर लगाते हैं। बोर का परमाणु मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं के लिए लागू होता है जिनकी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र होगा यह होगा CH3O। ऑप्शन हो जाएंगे ए। 87 प्रश्न देखते हैं, इसी को सॉल्व किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिकल है। इसे आप लोग खुद से देखने का प्रयास करें। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों को बढ़ावा देता है। यह देता है स्थिरता का। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों स्थिरता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं पृथुतापी वे जीव होते हैं जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकने में सक्षम होते हैं। इसलिए ये जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने में सक्षम हैं, जैसे कि बकरी, आदमी, गाय। यंग द्विलिस्ट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगनी करने पर फ्रीज चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी। इसी को सॉल्व किया गया है। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है तो हो जाएगा 3.01 गुने 10⁻20। ये सब न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग खुद से देखिएगा। इसके बारे में मैं सही बता रही हूँ आप लोग को, इसके बारे में मुझे नॉलेज खास नहीं है न्यूमेरिकल के बारे में। जो बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे उनको इसके बारे में नॉलेज होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। मैथ है, मैथ को भी देख लेंगे। नाइन्टी 94 प्रश्न है कि किस मान का दिया गया है, खुद से देखने का प्रयास करेंगे। मैं सारे 100 क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोग को। इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन, कैसा लेवल, ये सब पूछा जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या पूछा गया है। 3 अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या 997 दिया गया है, 997। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम है? आरोही क्रम पूछा गया है। मैथ तो थोड़ा इजी लग रहा है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब तो बना ही लीजिएगा। बहुलक से पूछा गया है, मध्य, माध्यिका और बहुलक से, इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। मीनार की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ का लेवल मुझे सही लगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। देखिए कोई चीज़ हार्ड नहीं है जब तक उसके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं, जैसे कि मैं भी नहीं जानती हूँ, तभी वो चीज़ हार्ड लगती है। जब इसके बारे में आप जान जाते हैं तो वो सारे के सारे ईजी लगने लगते हैं। चलिए
कैसा आप लोग का वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। आप लोग को कितना लगता है कि 100 क्वेश्चन में हम सही कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा। अगर नहीं सही लगा है तो भी बताइएगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।